अगस्त ऑफर के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ऐसा अगस्त ऑफर नाम का ऑफर लेके आए थे। देखिए, ब्रिटिश जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनने सब ने रिज़ाइन कर दिया था। और ब्रिटिशर्स को पता था कि बिना कांग्रेस की सपोर्ट के हम वॉर नहीं जीत सकते, वॉर यानी वर्ल्ड वॉर। तो इसी बीच बिहार बिहार में एक सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया। इस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कांग्रेस सपोर्ट करेगी ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर में, अगर जैसे ही वॉर ख़त्म होता है उसके बाद कांग्रेस उन्हें एश्योरिटी दे कि जैसे ही वॉर ख़त्म हो उसके बाद हम एक प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट सेंटर में सेटअप करेंगे। तो इसी का रिस्पॉन्ड करते हुए लिलिंथ क्लो, जो कि उस टाइम पे वाइस रॉय थे इंडिया के, उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा कांग्रेस के आगे, जिसको हम आज अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। अगस्त ऑफर की डेट देखें तो अगस्त ऑफर आया था 8 अगस्त 1940। तो अगस्त ऑफर में देखिए उन्होंने क्या ऑफर दिया था। अगस्त ऑफर, तो सबसे पहले तो जो कांग्रेस ने डिमांड करी थी कि प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट को सेटअप किया जाए सेंटर में, उसको खारिज कर दिया और कहा कि वॉर ख़त्म होने के बाद हम एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे। पहले आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, उसके बाद अपनी जैसी चाहे वैसी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो दूसरी उसमें प्रपोज़ल था, फर्स्ट तो ये था। सेकंड हो गया कि जो इंडियंस थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनका नंबर बढ़ा दिया जाएगा। और थर्ड था कि वार एडवाइजरी काउंसिल भी सेटअप की जाएगी। बट ये सिर्फ तीन ऑफर्स को देख के कांग्रेस सरकार मानने वाली नहीं थी, और इस ऑफ़र को उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम कंपोजिशन की बात करें तो देखिए, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटअप हुआ था, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389। इन 389 में से 296 थे ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज़ के, और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स के। इन 296 में से 292 मेंबर्स को 11 गवर्नर जनरल की प्रोविंसेस थी, उनमें से लिया गया, और 4 चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी, उनमें से हर प्रोविंस में से हर चीफ गवर्नर की प्रोविंस में से एक मेंबर को लिया गया। और हर हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट रखी गई। आजकल भी ऐसे कुछ सेम ही चल रहा है। तो जो भी सीट थी उनको ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो सीट एलोकेट करी गई, उनको 3 प्रिंसिपल्स के आधार पर बांटा गया, प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के आधार पर बांटा गया। पहली कम्युनिटी थी मुस्लिम, दूसरी थी सिख, और थर्ड थी जनरल। जनरल का मतलब मुस्लिम और सिख धर्म को छोड़ के जितने भी धर्म हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, जैसे कि हिंदू हो गया, और यूरोपियंस भी थे उस टाइम, तो जनरल में उनको रखा गया। और जो वोटिंग होनी थी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड से वोटिंग रखी गई। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको वहाँ के जो प्रिंसेस थे वही नॉमिनेट करते थे, वो इलेक्टेड नहीं थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। कुछ मेंबर्स इसमें इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड मेंबर थे जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ के थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स के थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। अब इनमें से कांग्रेस ने जो इलेक्शन हुए, जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती, मुस्लिम लीग ने 73 और इंडिपेंडेंट ने 15 सीट्स जीती। बट जो प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट थी वो फुल नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहेंगे, क्योंकि वो अपना जो किंगडम था, उनका जो राज्य था, उसको बचाना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर हमारा राज्य चला गया तो हमारी सारी पावर्स भी चली जाएंगी। तो इसके बाद क्या हुआ था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें वो डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स की नहीं थी,
अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे। अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि हर देश की सरकार एक एज लिमिट तय कर देती है, जो भी इंसान, जो भी आदमी उस एज लिमिट से ऊपर होगा तो उसको वोट देने का अधिकार है। तो हमें ये याद रखना है कि अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्टेड नहीं थे मेंबर्स, उनको खुद को कुछ ही ऐसे लोग थे जो कि जिनको वोट करने का हक था, वो भी ब्रिटिशर्स ही डिसाइड कर देते। बट कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बट जितने भी सोसाइटी में हमारे सेक्शन थे उनमें सभी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग की बात करें तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 में, और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकट किया था क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि एक नहीं 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। तो इसको 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। देखिए, प्रेसिडेंट तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक ही था, बट इसके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनमें से पहले थे एच सी मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णामाचारी। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था। इसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल और फिलोसफी थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में बनाने में हमारी हेल्प करें, और इसको यूनानिमसली एडॉप्ट किया गया, यानी वॉइस वोट के थ्रू इसको एडॉप्ट किया गया। इसमें कोई वैसी वोटिंग नहीं हुई, सिर्फ आवाज़ करी सबने, यस वी एक्सेप्ट दिस रिजोल्यूशन, और ये बोलते ही ये रिजोल्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया। और जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसका मॉडिफाइड वर्जन है जो, वो आज की डेट में हमारा है प्रियम्बल। अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, इसमें 3 चेंजेस आए। 3 चेंजेस आने से पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या था। माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने अपनी सीट्स ले ली थी असेंबली में, और जो मुस्लिम लीग थी वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गई थी। अब जो 3 चेंजेस हुए उनकी हम बात करते हैं। 3 में से सबसे पहला चेंज तो था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको फुली सोवर्न बॉडी बना दिया गया। अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो इंडिया के लिए लॉ बनाए थे उनको एब्रोगेट कर सकती है, और ये फुली लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई, यानी अब इंडिया से रिलेटेड कोई भी लॉ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाएगी। देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके पास 2 काम थे। एक काम तो ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाना, और एक और काम भी था जो कि बहुत कम लोगों को पता है, कि जो लॉ थे, लॉ भी तो बनाने थे कंट्री के। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी तो देश को चलाना होता है ना, तो उसके लिए जो लॉ बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, तो वो काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया। अब जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ये जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर काम करती थी, यानी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करते थे, हेड करते थे। और जब भी ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी तो जीवी मावलंकर इसको हेड करते थे। और क्या हुआ था, तीसरा चेंज हमारा ये था कि जो स्ट्रेंथ थी टोटल वो 299 आ गई थी, जो कि स्टार्टिंग में 389 थी, ओरिजिनली 389 थी। और जो इंडियन प्रोविंसेस की जो स्ट्रेंथ थी वो 229 पे आ गई थी, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो 70 पर रह गए थे। तो जनवरी 24, 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन हेल्ड किया। इसका फाइनल सेशन हुआ, बट ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये अभी एंड नहीं हुई। ये इसने प्रोविंशियल पार्लियामेंट के तौर पर कंटिन्यू रखा अपना काम, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेके हमारा जब नई पार्लियामेंट बनी फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद, जो कि 1952 में हुए थे, उसके बाद तक कंटिन्यू रखा। यानी जब 26 जनवरी
1950 से लेकर 1952 तक, जब तक कि नई पार्लियामेंट हमारी नहीं आ गई, जब तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तरह काम किया। तो इसमें यह डेट याद रखने की बहुत ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट, कि इसका इन्फोर्समेंट हुआ कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कैसे हुआ। कुछ प्रोविजंस थे जो कि जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट और टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ये चार ऐसे कुछ प्रोविजंस थे जिनको 26 जनवरी 1949 यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, जब ही इनको लागू कर दिया था। बट जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रिपब्लिक डे वाले दिन लागू किया, यानी 26 जनवरी 1950 को। बट ये चार ऐसे टॉपिक्स थे, चार ऐसे प्रोविजंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो इनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। तो अब एक क्वेश्चन हमारे आगे आता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया, तो ये 2 महीने का गैप क्यों दिया? जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? तो इसके जवाब में मैं बताता हूँ आपको। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया था कांग्रेस ने लाहौर सेशन के बाद। तो इसमें 3 बातें याद रखने की हैं कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया था और लाहौर सेशन के बाद मनाया था। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसी क्या कमी थी जो लोग इस पे ताने मारते रहते थे। पहला ये है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि जो इसके मेंबर्स थे वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर नहीं चूज़ किए गए थे। अडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट एक एज लिमिट तय कर देती है जिसके अबाव हर आदमी इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, सेक्स एक्सेट्रा वो उसको वोट करने का अधिकार मिल जाता है। अभी इंडिया में जैसे ये है 18 ईयर्स, जो कि पहले थी 21 ईयर्स। तो दूसरा क्रिटिसिज्म इसका है कि ये एक सोवन बॉडी नहीं है। सोवन बॉडी नहीं है मतलब कि ये अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती थी, क्योंकि ये जब भी अपने सेशन हेल्ड करती थी, जब भी सेशन बुलाती थी, तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेती थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको परमिट कर देती थी सेशन हेल्ड करने के लिए, उसी के बाद ये काम करती थी। अब तीसरा क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थी। टाइम कंज्यूमिंग यानी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बन के तैयार हो गया था, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने और पूरे 18 दिन लग गए बनने में। और आगे इसका क्रिटिसिज्म है कि पहले तो ये सबसे ज़्यादा इसमें कांग्रेस के मेंबर्स होते थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, तो यही कहा कि यार कांग्रेस के लीडर्स ने ही पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को घेर रखा था और किसी को जगह मिली नहीं। और दूसरा है कि लॉयर पॉलिटिशियन का डोमिनेशन था, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स तो बहुत ही कम थे, बट लॉयर्स बहुत थे और पॉलिटिशियंस बहुत थे। और हमारा लास्ट क्रिटिसिज्म है कि ये हिंदूज़ ने इसको डोमिनेट कर रखा था, यानी हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा इसमें है कि जो एलिफेंट था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल एक्सेप्ट किया गया। अब एलिफेंट जो है अभी हमारा बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, मायावती की पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी, उसका ये सिंबल अब है। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर यानी जब भी मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख लें। देखिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज़ अपलोड कर दूंगा विद इन 1 मंथ, यानी अगस्त के लास्ट तक मैं पॉलिटी की, जो कि मैं एम लक्ष्मीकांत की बुक से कवर करवाऊंगा पूरी 1 महीने में। तो आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में
लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, उनके भी कुछ हेल्प कर सकें। सो थैंक्स फ्रेंड्स।